हेलो 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 एवरीवन। दिस इज सीए स्पर्श सिंगल दिस साइड। तो मैंने अपना सी इंटरमीडिएट जब पास किया था तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था और उसमें मेरी डिस्टिंक्शन भी थी, यानी कि मेरे 557 मार्क्स थे आउट ऑफ 800। उस समय 8 पेपर्स होते थे। तो ये स्कोर कोई बुरा नहीं था, लेकिन हाँ रैंक जितना अच्छा नहीं था, रैंक तो नहीं आई थी, बट एक अटेम्प्ट में भी क्लियर किया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि आपने कैसे वो क्लियर किया, क्या वो रोड मैप था, क्या वो स्ट्रेटेजी थी। तो आज मैं आया हूँ वही आपके साथ शेयर करने। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आपको दो चीजों का तो जरूर जरूर ध्यान रखना है, एक है डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी। आपको एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा, क्लासेस रेगुलरली करनी होगी, बैकलॉग नहीं छोड़ना है। चलो बाकी चीजें आगे डिस्कस करते हैं, शुरुआत कैसे करनी है वो देखते हैं। देखो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया था और मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अनअकैडमी से लिए थे। अब देखो फिलहाल अनअकैडमी सीए का हाल इतना अच्छा नहीं है जैसा उस टाइम पे था। उस टाइम वो काफी अच्छे से एजुकेटर्स को लाए हुए थे, बट अभी का मैं अपडेटेड नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि वो खराब है कैसे हैं, बट मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में। ठीक है, अब आपको एक जनरल बात बताता हूँ। देखो दो ग्रुप्स होते हैं इंटरमीडिएट में, दोनों ग्रुप में थ्री थ्री पेपर्स होते हैं। आपका फर्स्ट पेपर होता है जो फर्स्ट ग्रुप का है वो होता है अकाउंट्स, सेकंड होता है आपका लॉ, और थर्ड होता है आपका टैक्सेशन, जिसमें आपके दो होते हैं, एक इनकम टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये कंप्राइज करता है आपका ग्रुप वन। इसकी क्लासेस करने में आपको अराउंड अराउंड 3.5 टू 4 मंथ्स लगते हैं, क्योंकि इतनी क्लासेस होती हैं। अब आते हैं सेकंड ग्रुप पे, उसका ओवरव्यू दो। तो उसमें फर्स्ट ग्रुप में वो सॉरी सेकंड ग्रुप में फर्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका आई गेस कॉस्टिंग का, है ना। आपको सेकंड ग्रुप का ओवरव्यू दूं तो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है कॉस्टिंग, सेकंड होता है ऑडिट, और उसका लास्ट होता है एफएमएसएम। एफएमएसएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें से एफएम जो है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, एसएम थियोरेटिकल पार्ट होता है, ऑडिट पूरा का पूरा थियोरेटिकल होता है, कॉस्टिंग इज वेरी प्रैक्टिकल। और आपका जो लॉ है, लॉ आप जानते ही हैं ग्रुप वन में वो कैसा है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होता है वैसा सही होता है। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो ये बहुत कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। फाउंडेशन में लोग रट रट के आते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाता है इंटरमीडिएट में। ठीक है, अगर आप अच्छे एजुकेटर से पढ़ते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आगे बस ये वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। ठीक है, अब बात करते हैं इस चीज की कि देखो फिलहाल आपने मैंने कहा मैंने अनअकैडमी से पढ़ा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ अनअकैडमी में, फैबुलस एजुकेटर्स थे। बट अब अनअकैडमी पे तो है नहीं। बट अब कैसे पढ़ सकते हैं उनको, उनसे अगर हमें पढ़ना हो तो उनसे अगर आपको पढ़ना है तो आप एक अल्टीमेट सीए उन्होंने स्टार्ट किया है, इस अकेडमी के अंदर में वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यू कैन विजिट देयर वेबसाइट। बट देखो यार, एक बैच खरीदना पूरे सारे टीचर्स का कंप्राइज जिसमें हो, वो मैं सजेस्ट नहीं करता। मैं सजेस्ट करता हूँ इंडिविजुअल क्लासेस लो, यानी कि जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए मैं कहता हूँ तेजस सूचक सर को लो, वो आपका अल्टीमेट सीए पे ही है। ठीक है, अब क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, देखो अल्टीमेट सीए पे मैं ये नहीं कहूंगा पूरा बैच लोगे तो खराब है, या जैसे बीबी वर्चुअल्स है बहुत पॉपुलर है उन पे लोगे वो खराब है, कुछ सब टॉप नॉच टीचर्स हैं। ये जस्ट मेरा पर्सनल सजेशन है, और आप बाकी भी चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से टीचर्स ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये अगर आप लोगे दैट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब इसमें आप अकाउंट्स का मैंने बताया, सेकंड आप लॉ के लिए शुभम सिंगल सर को देख सकते हैं, उनकी क्लासेस ले सकते हैं, वी स्मार्ट पे अवेलेबल होंगी। और टैक्स के लिए आप विक्रम बियानी सर हैं, उनका इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप देख सकते हैं। तीनों टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब लिटरली बताओ आप आंख बंद करके स्टार्ट कर सकते हो क्लास, बट फिर भी मैं कहूंगा डेमो लेक्चर्स लो, यूट्यूब पे सबके अवेलेबल होते हैं। अब मैं सेकंड ग्रुप की बात करूंगा अगर, तो सेकंड ग्रुप के लिए मैं कहूंगा कि यार सेकंड ग्रुप में आप कॉस्टिंग जो है आपका सबसे पहला, उसके लिए आप सुनील केसवानी सर को लो, वो उनकी क्लासेस आपको सीए वाला पे अवेलेबल हो जाएंगी। और ऑडिट के लिए मैं कहूंगा शुभम केसवानी सर है, वो बीबी वर्चुअल से पढ़ाते हैं। और एफएमएसएम में कहूंगा स्वप्निल पटनी सर हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे, एसपीसी से पढ़ाते हैं। इसके बाद देखो क्लासेस आप कर लोगे, मैंने बताया फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस आपको करने में 3.5 टू 4 मंथ लगेंगे, सेकंड ग्रुप की क्लास करने में आपको 3 टू 3.5 मंथ लगेंगे। कंपेरेटिवली सिलेबस थोड़ा सा छोटा होता है। अब क्लासेस ले ली, फिर क्लास लेके क्लास देखो, खत्म करो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, या मतलब ये ना रूटीन सबसे खराब होएगा आपका, कभी क्लियर नहीं होगा ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, क्लासेस तो रेगुलर करनी है, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन आपको एक चीज का जरूर जरूर ध्यान रखना है, रेगुलर रिविजन। यानी कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो ना,
विद इन 24 आवर्स ऑफ क्लास, विद इन 24 आवर्स आपको रिवाइज करना है। यानी कि विद इन 24 आवर्स कैसे करेंगे? बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। नया लेक्चर शुरू ही नहीं करना। आपने सोचा है 8 PM पे, 8 AM पे आप अकाउंट्स की क्लास शुरू करेंगे मान लीजिए, तो नेक्स्ट डे के 8 AM पे आपको अकाउंट्स की क्लास शुरू करनी है, आप बैठे हो, लेकिन 8 बजे आप बैठ नहीं जाने चाहिए बिना अकाउंट्स का होमवर्क किए, बिना अकाउंट्स का रिवीजन किए। कौन सा रिवीजन सर? अरे जो कल पढ़ा था वो रिवाइज करना है, या जो सुबह पढ़ा वो शाम को रिवाइज करना है, बस इतना सा रिवाइज करना है। यही की है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए। और अगर आप और थोड़ा सा कंसंट्रेशन से क्लासेस देखोगे, सही से करोगे और ये प्लान फॉलो करोगे, तो आप रैंक भी एम कर सकते हो इसी प्लान से। अब इसमें आप को बिफोर लेक्चर, यानी कि यार अगर नया लेक्चर शुरू करना है तो होमवर्क होना चाहिए। अगर होमवर्क नहीं हुआ है, लेक्चर शुरू मत करो, डिले कर दो लेक्चर। नो बैकलॉग। और डिले करते करते बैकलॉग नहीं बना लेना है कि अरे यार कल का होमवर्क नहीं हुआ था, आज कर लेता हूँ, आज की क्लास कल कर लूंगा, और बन गया बैकलॉग। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिवीजन के साथ साथ देखो, डेली की रिवीजन आप करोगे, आज जो पढ़ाया उसको शाम को या कल सुबह रिवाइज करोगे, बिल्कुल कर लोगे, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। थोड़ा सा बड़ा टास्क हो, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। यानी कि आपका जो 3 सब्जेक्ट चल रहे होंगे उनमें जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे, अब देखो रोज रोज तो तीनों के मिलके चैप्टर खत्म होंगे, कॉन्सिडेंस है, और होगा तो ठीक है। बेसिकली करना क्या है, आपका अकाउंट्स का एक चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट दे देना है। आपका लॉ का एक चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट दे देना है। टेस्ट कैसे दे देना है? टीचर्स लेते हैं, उनका टेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत करो या वही रिलायबल है, ऐसा भी नहीं कहूंगा। वो रिलायबल सिर्फ और सिर्फ तब है अगर वो इवेल्युएटेड है। सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट आर मतलब नो गुड, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आपको इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज खरीदनी है। मैं जीएम टेस्ट सीरीज से लेता था या फिर सीए टेस्ट सीरीज से लेता था, इन दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो, दोनों एट पार हैं और कॉस्ट भी दोनों की काफी रीजनेबल है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको करनी ही करनी है, उससे आपके पूरे सब्जेक्ट पे ऐसी पकड़ हो जाएगी ना, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, अब क्लासेस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, टेस्ट दे दोगे, सब आ गया, सब कुछ बढ़िया है। रिवाइज करते हुए क्या दिक्कत होगी? रिवाइज करते हुए दिक्कत होगी कि ये सिलेबस बुक में तो है, इसका क्वेश्चन अरे रजिस्टर में कहाँ सॉल्व है? भाई रजिस्टर में इसके नोट्स कहाँ बने हुए इस चैप्टर के? मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा? रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करना, रजिस्टर को फाउंडेशन की तरह, स्कूल की तरह नहीं रखना। यहाँ कोई आपका सीबीएसई की तरह चेक नहीं करने आता है स्कूल में, जैसे मार पीट के चेक कराते थे रजिस्टर्स को। मार पीट के चक्कर में ही, सिर्फ चेक कराने, टिक लगवाने के चक्कर में आप बनाते थे उल्टे सीधे रजिस्टर। यहाँ ऐसा कोई नहीं चेक करने वाला। बट रिजल्ट्स विल बी डिपेंड ऑन योर रजिस्टर्स। कैसे? मतलब कैसे मेंटेन करना है? देखो, आपको अगर मान लो आप ढूंढने बैठे हो कि यार मेरे को ये क्वेश्चन देखना है, ये चैप्टर देखना है, ये है, अब वो चैप्टर देखने में ही आपको 5 मिनट लग जाएंगे ढूंढने में रजिस्टर में ऐसे ही। तो इससे बढ़िया क्या रहेगा, अगर जैसे बुक में कैसे ढूंढते हो एक चैप्टर को, बुक में आप ढूंढते हो, बुक में आपने देखा कंटेक्स्ट, इंडेक्स देखा, इंडेक्स में आपने चैप्टर देखा, उसका नंबर देखा, पेज नंबर, चले गए पेज नंबर पे। यही करना है, बस ये इंडेक्स बनाना है। कैसे? देखो, दो कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इंडेक्स में क्या क्या लिखना है? चैप्टर नंबर लिखना है एक तो आपका, उसमें उसका नाम लिख देना, और पेज नंबर रजिस्टर में। पेज नंबर यार देखो मिलता नहीं है, तो पेज नंबरिंग आपको अगर रजिस्टर में मिलती होगी, मुझे तो पता नहीं, कभी मिली नहीं है आज तक। मैंने फाइनल भी निकाल लिया, सीए बन गया, अब तक तो कोई रजिस्टर नहीं मिला। लेकिन अगर मिलती है तो आप ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो इजीएस्ट है कि आप वहां पे ना मैनुअली लिख दो। सिंपल है, ऊपर एक कॉर्नर पे मैनुअली पेज नंबर्स लिखते रहो। और ये ना शुरू शुरू में हार्ड लग सकता है कुछ दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए, बट वो उसके बाद आदत बन जाएगी। तो जैसी अब जैसे मैं पेज जैसे पलटता हूँ ना, वहाँ पे पेज नंबर अपने आप हाथ चलता है, वो मेरी मोटर नोट में फीड हो चुका है। तो बस ये इंडेक्सिंग करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक बहुत छोटी सी चीज, इंडेक्सिंग अब रजिस्टर की तो हो गई। अब ना पता है सिलेबस इतना ज्यादा है, एक रजिस्टर में नहीं समाएगा, इसके लिए आपको दो दो तीन तीन रजिस्टर चाहिए होंगे। तो अब क्या होएगा, और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर कैसे समेटें? अभी ये तो 15 रजिस्टर खड़े हो गए मेरे, और ग्रुप 3 ग्रुप 2 के एंड तक तो भाई 25 रजिस्टर खड़े हो गए। अब क्या करें इनका? इतनी सारी बुक्स हैं, रजिस्टर्स है, क्या करना है? बुक्स के और रजिस्टर्स के ना साइड्स में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका रजिस्टर है अगर, तो एक साइड से वो बाइंडेड होता है ना, ये आपका फ्रंट और बैक कवर हो गया, वो अलग चीज है। इस साइड्स में आपकी स्पेस होती है ना, यहाँ पे बचपन में कुड़ उल्टा सीधा लिखते थे, वो उल्टा सीधा नहीं लिखना है। यहाँ पे बस आपको लिखना है एक तो नेम ऑफ सब्जेक्ट और ये पार्ट नंबर का, यानी कि ये सब्जेक्ट का पहला रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, बस ये लिखना है, ठीक है। इतना छोटा सा काम है, बुक में भी लिख लो। अब इससे क्या होगा ना, आपके शेल्फ में जब रखा रहेगा और आपको जो रजिस्टर चाहिए वो रजिस्टर बहुत इजीली एक टाइम में आप पिक कर लोगे, बहुत इजीली मिल जाएगा सब चीजें।
इसके बाद एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रजिस्टर्स का आपको ना एक पेज छोड़ना है। कैसे? एक चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर शुरू होना है पेज नंबर मान लो 10 से, 10th पेज नंबर छोड़ दो, 11 से शुरू करो। है? वेस्ट कर दें? वेस्ट नहीं होगा, बताता हूँ क्या करना है। 10th पेज नंबर छोड़ो, 11 से शुरू करो। अब ये चैप्टर खत्म हुआ मान लो आपका 25th पेज पे, 26th पेज से नेक्स्ट शुरू कर सकते हो, 26 से नहीं करना। ना 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 ना, 26 वाला छोड़ना है पिछले पिछले पेज के लिए, वो पिछले चैप्टर के लिए, यानी कि आपको 27 से शुरू करना है। अब 27 से भी नहीं करना, क्योंकि 27 वाला छोड़ना है नेक्स्ट वाले के स्टार्ट के लिए। यानी कि बेसिक ये है, आपको हर चैप्टर के स्टार्ट में और एंड में एक एक पेज छोड़ना है, और दो चैप्टर के बीच में बेसिकली दो पेज छूट जाएंगे। अब वो क्यों छोड़ना है? इसमें आपको मिस्टेक पॉइंट्स लिखने हैं। मिस्टेक पॉइंट्स क्या होता है? यानी कि आप जब टेस्ट दे रहे हो, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत सी चीजें करोगे, तो उसमें आप गलतियां करोगे, एक बारी में ठीक नहीं होगा। अब वो जो गलतियां करोगे, वो गलतियां क्या कर रहे हो? अगर वो बहुत सिली मिस्टेक है कि यार +8 लिखा था मैंने +18 कर दिया ऐसा वाला है, तो इसको तो मैं नहीं कह सकता कि ये लिखो, इसको तो भाई ये थोड़ा मतलब माइंड ओपन करके अपना सॉल्विंग करो। बट प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या उन स्टेप्स में आपकी गलती हो ही रही है, आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसे मिस्टेक पॉइंट्स को आप एक उस रजिस्टर में, ये जो पेज छूटा है वहां पे लिख दो। उससे क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम जब वो चैप्टर रिवाइज करोगे, उसका टेस्ट दोगे, या जो भी जिस रीजन से रिवाइज करोगे, जब वो रिवाइज करोगे तो आप वो जो मिस्टेक पॉइंट्स उस चैप्टर के थे वो आप पढ़ लोगे, तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ यार लास्ट टाइम मैंने जब ये चैप्टर किया था, उसका टेस्ट दिया था, उसमें मेरी ये गलतियां हुई थी, तो इस बार मैं ये गलती तो नहीं करूंगा। देखो नई गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो, लिखो, आगे बढ़ो, और आगे चल के उसको याद रखने के लिए थोड़ा सा उस पेज को पढ़ो जब चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, बस खत्म। देखो गलती करना बेकार नहीं है, गलत नहीं है, गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन गलतियों से सीखोगे तो तब जब गलती याद रहेगी गलती थी क्या। अब गलती ही भूल गए मैंने क्या गलती करी थी, करी भी तो नहीं करी थी, तो फिर कैसे याद रखोगे या कैसे इंप्रूव करोगे? तो उसके लिए ये बहुत 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 जरूरी है। देखो ये बातें आज ना एकदम से ऐसा लगेगा कि क्या फालतूपनी की बातें बोल रहे हैं, ऐसे कौन बोलता है, हमें तो स्कूल में कभी नहीं सिखाया, फाउंडेशन में नहीं बोला यार, लेकिन इंटरमीडिएट से काम आएगा। इंटरमीडिएट और फाइनल इज वेरी डिफरेंट गेम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब देखो ये क्लासेस हो गई, क्लासेस के ड्यूरेशन में मैंने टेस्ट बता दिया, ड्यूरेशन में आपको रजिस्टर कैसे बनाना है वो बता दिया। अब होगी क्लासेस खत्म, खल्लास। अब क्या करना है? अब टाइम बचा है। अब जब टाइम बचा है तो आपको ना क्या रिविजन करने हैं, सिंपल। देखो रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है, आपको वो करने ही करने हैं। आफ्टर ग्रुप 1 classes are over and when you start group 2 classes, pick one subject of group 1 at a time to revise. What does it mean? यानी कि जब आप 4 महीने मान लो लगा के आपने ग्रुप 1 पढ़ा, उसके बाद आपने ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करी। अब उस समय पे आपको डिसाइड कैसे करना है कि ग्रुप 2 करना है नहीं करना है, ये अलग टॉपिक है, आपको चाहिए इसके ऊपर कि कैसे इवेल्युएट करना है, तो वो एकदम डिटेल इवेल्युएशन बहुत क्रिस्प फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि 4 महीने में आपने ग्रुप 1 पढ़ा, और उसके बाद आप सेकंड ग्रुप पे आए। आप जब सेकंड ग्रुप पे आए, सेकंड ग्रुप की क्लासेस चल गई, ठीक है जी, पूरे दिन क्लासेस हो रही हैं, सेकंड ग्रुप के भी चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं। अब क्या करें? देखो थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना पड़ेगा, यहाँ तक आते आते आपको टाइम सेविंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत कुछ आ जाएगा, ये 4 महीने आपको अच्छे से रगड़ देंगे जो जो चीजें मैंने बोली है, लेकिन वो जो फायदा होगा ना, उसका बेनिफिट अनमैचेबल है, मतलब किसी चीज से कंपेरेबल नहीं है। तो आप जब ग्रुप 2 की क्लासेस कर रहे होंगे, उस समय पे जैसे ही ग्रुप 2 की क्लास शुरू हुई, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स उठाओ, एक सब्जेक्ट उठाओ, करो, खत्म। एक सब्जेक्ट को 1 डेढ़ घंटा देना है, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा मैक्स, 1 से 2 घंटा दो, है ना, ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ, और ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को ऐसे कंप्लीट करो। फिर एक सब्जेक्ट खत्म किया, उसे साइड रखो, सेकंड शुरू करो, उसको साइड रखो, थर्ड शुरू करो। ऐसे करके ग्रुप 2 की क्लास जब खत्म होगी तब तक आप एक रिवीजन अपना ग्रुप 1 का कर सकते हो, ठीक है। और ये करना जरूरी है, सिर्फ ग्रुप 2 की क्लास करके ग्रुप 1 छोड़ देना, वो ग्रुप 1 भूल जाओगे, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट करके करना, मैंने ये गलती करी थी शुरू के 10 दिन, मैंने सारे सब्जेक्ट, मैंने कहा नहीं सब भूल जाऊंगा, एक कैसे भूल, मतलब एक करूंगा तो फिर बाकी तो भूल जाऊंगा, तो मैंने सब कर लिए। 10 दिन में मेरी ऐसी तैसी हो गई, तो फिर वापस से एक सब्जेक्ट पे आए, और वो बेनिफिशियल है। तो इसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, और ट्राई मारना है, मेरी तरह ठोकर खानी है तो खा लो, घूम फिर के आओगे यहीं इसी स्ट्रेटजी पे। अब देखो ग्रुप 1 के रिविजन कर लिए हमने ग्रुप 2 के साथ, अब ग्रुप 2 भी खत्म हो गया। अब देखो आपके पास ना 2 महीने बचेंगे। कैसे? नवंबर बचेगा, आएगा कैसे? अगर आपकी ना जनरली क्लासेस अभी 15th ऑफ मार्च से शुरू होंगी,
तो 4 महीने अगर आप मान लेते हो और फिर उसके बाद 3.5 महीने और जोड़ते हो अपना ग्रुप 2 का, तो आपका अक्टूबर एंड हो जाएगा। 7.5 महीने प्लस कर लो अभी से। अब यहाँ पे अक्टूबर एंड जब हो जाएगा उसके बाद बचेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। अब जब 2 महीने हैं, 2 महीने में आपको 2 ग्रुप रिवाइज करने हैं, फिर पेपर देना है, पास होना है। बहुत मुश्किल है। अरे नहीं है यार मुश्किल, तुम बस सोचो तो, देखो तो मैं प्लान लाया हूं ना तुम्हारे लिए। अब देखो इस टाइम में आपको क्या करना है ना, आप एक बार में 2 सब्जेक्ट्स उठाइए। जब आप ग्रुप 1 का रिवीजन कर लोगे, उसके बाद एक बार ग्रुप 1 का हो गया, फिर ग्रुप 2 खत्म हो गया, उसके बाद अब आपकी चॉइस है कि आप चाहते हो तो ग्रुप 1 का स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो ग्रुप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो कि ग्रुप 1 का भी हुआ है। बट मैं सजेस्ट करूंगा ग्रुप 1 ही कर लो, क्योंकि एक ग्रुप स्ट्रांग रखो। ठीक है, तो ग्रुप 1 कर लो अपना, उसके 2 सब्जेक्ट्स उठाओ, उसको आप अच्छे से करो। और जब एक रिवीजन हो जाएगा ना, उसके बाद आप एक क्वेश्चन खुद से पूछना, जिससे उस पीरियड में भी क्लासेस करने के बाद भी एक इवेल्युएशन होएगा कि क्या बोथ ग्रुप जाना सही है या सिंगल ग्रुप जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछोगे? आपको एक क्वेश्चन ये पूछना है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं, एक रिवीजन हो गया, उसका सेकंड ही हो सकता है। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या ये एक रिवीजन में मैं पार कर लूंगा? कैसे पता चलेगा कर लूंगा नहीं कर लूंगा? टेस्ट की वजह से। टेस्ट सही जा रहे हैं तो मतलब बेड़ा है, मामला सही है। और अगर टेस्ट गलत जा रहे हैं, थोड़ा सा मार्क्स कम आ रहे हैं, लो आ रहे हैं, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। आपको एक ग्रुप पे फोकस करने की जरूरत है। हार्ड डिसीजंस होते हैं बट यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस। ठीक है, 2 सब्जेक्ट उठाओ एक बारी में, और एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। और वो कैसे कैसे उठाने वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या कॉम्बो बना सकते हो, कैसे कितने दिन किसको देने हैं, वो सब बताता हूँ। रुको जरा, सब्र करो। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट उठाने, ताकि ना होगा क्या, वरना आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, प्रैक्टिकल करते रहोगे तो वैसे थक जाओगे। क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल तो चलो हो जाता है एक बार को, सच बताऊं थ्योरी में दिक्कत होती है, तो थ्योरी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल का तड़का मारना पड़ेगा। तो आप 2 सब्जेक्ट उठाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है देखो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विद 1 थ्योरी। अब यहाँ पे आपको 4 महीने का, आपको ग्रुप 1 की क्लासेस के बाद, इसके बाद आपका 2 महीने बचेंगे, ये मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट जब रिवाइज कर लोगे, हाँ, अब एक चीज ये बहुत जरूरी है, बहुत ही गेम चेंजिंग चीज है ये कोई नहीं बताता, कोई करता भी नहीं है। और ये डिसिप्लिन के साथ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या करना है, देखो आपने अकाउंट्स का रिवीजन कर लिया। आपका जब अकाउंट्स का रिवीजन पूरा हो गया, साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉ का रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट्स और लॉ का दोनों का रिवीजन पूरा हो गया, उसके बाद आप आओगे टैक्स के रिवीजन पे। ठीक है, अब जब आप टैक्स रिवाइज करो ना, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देना है, आधा घंटा अकाउंट्स को, आधा घंटा लॉ को, अपने दिन का। क्या करना है उसमें, उसमें आपको एक क्वेश्चन अकाउंट्स का बड़ा वाला लिख के प्रॉपर सॉल्व करना है, और लॉ का एक क्वेश्चन ठीक ठाक सी केस स्टडी वाला या जो भी है एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको लिखना है। अब लॉ का, अकाउंट्स का तो चलो फिर भी बिना प्रैक्टिस के लिख लो कि भाई अभी रिवाइज किया था ये वो। लॉ में तो हो सकता है प्रोविजन याद ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में प्रोविजन पढ़ो फिर लिख दो। लेकिन लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और ऐसे करके आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक रिवीजन यूं ही निपटा लोगे, पता भी नहीं चलेगा, आधा आधा घंटा देके। ठीक है, और ये करना बहुत जरूरी है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर एकदम। फिर इसके बाद आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, फाउंडेशन में फिर भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू इतना ज्यादा लोग नहीं करते, या टीचर्स खुद भी क्लासेस में करा देते हैं। वैसे इंटरमीडिएट में भी करा देते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं कराते, लेकिन कई कई बार हो जाता है कि एकदम लेटेस्ट वाला वो नहीं करवा पाते कई बार। तो आपको खुद से ही ध्यान रखना है कि आपके सारे आरटीपी, सारे एमटीपी, सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाने चाहिए। देखो क्वेश्चन बैंक जो है, अगर मान लो आप आज मार्च में आप लेते हैं कोई भी बैच, तो उसकी बुक आएगी। अब जो उसकी बुक आएगी ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली जैन 26 की एमटीपी तक कवर्ड रहेगा, पीवाईक्यू मोस्ट प्रोबेबली कवर्ड नहीं होगा। तो आपको जैन 26 के पीवाईक्यू से लेके सितंबर 26 के पीवाईक्यू तक, और जैन 27 जो आपका अटेम्प्ट अब आएगा, उसमें उसका आरटीपी और एमटीपी दोनों ये कवर करने होंगे खुद से। और ये बहुत अच्छा रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट रिवीजन दे रहे होंगे, देखो एक तो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया रेगुलर क्लास में, इसके बाद उससे थोड़ा सा वाइड स्कोप वाला टेस्ट आता है यूनिट वाइज। यानी कि मान लो आपके 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर को वो 5 पार्ट्स में बांट देते हैं, 3 चैप्टर्स पर टेस्ट। तो 3 चैप्टर एक टेस्ट में वो चेक करेंगे आपके। ऐसे करके आपको छोटे छोटे, वो भी 1 सवा घंटे का टेस्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ऐसे करके आपको यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं अपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, और जब सेकंड रिवीजन है तब क्या करें। अब सेकंड रिवीजन आपको बहुत जल्दी होगा, 3-4 दिन में ऐसे सेकंड रिवीजन निपटेंगे। अभी आगे टाइमलाइन देखना, आपको एक टेबल बना के प्रॉपर समझाऊंगा। तो अब उसमें सेकंड रिवीजन जो है, उसमें आपको पूरा सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस का मतलब यहाँ पे आपको यूनिट वाइज चैप्टर वाइज कुछ नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट दो और देखो भैया चक दे फट दे या फिर चक दे फट्टी।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ऑडिट और एसएम ना 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जो परेशान करते हैं। मेरे टाइम पे और भी सब्जेक्ट्स थे 1-2 जो परेशान करते थे, बट आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑडिट और एसएम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि परेशान करते हैं, तो वो आपको रोज़ पढ़ना है, चाहे आपने वो रिवाइज़ करा है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि अकाउंट्स है, लॉ है, इसका एक-एक क्वेश्चन लिखना ही है रोज़, वो तो लिखना है बट वो रिवीजन के बाद लिखना है। लेकिन ऑडिट और एसएम ऐसा है वो छोड़ना ही नहीं है, एक बार उसकी रेगुलर क्लास शुरू कर ली तो दिन का पौन घंटा 1 घंटा इसको देना ही है। पौन घंटा मान लो 45 मिनट्स आपको देने ही देने हैं, ठीक है? अब वो टाइम मैनेजमेंट आप धीरे-धीरे सीख जाओगे, उसकी आपको दिक्कत नहीं होगी और कोई इश्यू फिर भी हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सर मैंने बहुत देर से बोल रहा हूँ रिवीजन, प्लान दूँगा टाइमलाइन दूँगा, टेबल दूँगा, ये रही सिंपल सी टेबल है। अब देखो करना क्या है, 2 महीने में कैसे रिवाइज़ होएगा सारा सिलेबस, वो भी 2 बार। जो सिलेबस आपने पढ़ने में साढ़े 7 महीने लगाए, वो 2 महीने में 2 बार कैसे रिवाइज़ होएगा? और एग्ज़ाम से पहले डेढ़-डेढ़ दिन में एक और बार, यानी कि एग्ज़ाम तक आप 3 बार तो वैसे रिवाइज़ कर लोगे और ड्यूरिंग क्लासेस जो आपने रिवीजन किया वो अलग। भाई साहब 3-4 रिवीजन और क्लासेस में भी अलग कराएँगे वो रिवीजन। 5-6 रिवीजन ऐसे ही हो जाते हैं, यूं करके चड्डे-फड्डे अपना एग्जाम निकल जाएगा एक बारी में। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स देखो, सबसे पहले देखो आपको कंबाइन करना है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला फर्स्ट रिवीजन में आप अकाउंट्स और लॉ को मिला के 12 दिन दो, 6-6 दिन पर सब्जेक्ट अराउंड एवरेज लगा लो, इतना हो जाता है इजीली इंटरमीडिएट का। और उसके बाद आपका 12 डेज में आप रखो इसको और पूरा सिलेबस खत्म करो। टैक्स को वही 6 डेज है, लेकिन टैक्स बड़ा होता है तो 7 डेज में हो जाएगा टैक्स भी इजिली। कॉस्टिंग और ऑडिट आपका थियोरेटिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल है, तो ये मिला के इसका कॉम्बो बना दिया, यहाँ पे 12 डेज में हो जाएगा। उसके बाद ये एफएमएसएम ऑलरेडी एक कॉम्बो है, एसएम तो जो है वो थियोरेटिकल है और एफएम प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पे आपका 6 दिन में ये कवर हो जाएगा। अब ये टोटल करके देख लो, ये 40 से कम आ रहे हैं, है ना? 40 में आपके 3-4 डेज बच जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होएगा, ये आपका बफर है 3-4 डेज का। कैसे, अब देखो यहाँ पे आपका 2 महीने है, 2 महीने यानी कि 60 डेज, 60 में से 40 गए, 20 दिन बचे। अब 20 दिन में एक रिवीजन करना है और बस। कैसे, 3-3 दिन में सारे रिवीजन हो जाते हैं। मैक्स टू मैक्स ना पता हो, टैक्स में आपको हो सकता है 4 दिन लग जाए, क्योंकि टैक्स थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें लग सकता है। बाकी सब्जेक्ट्स ना एक एक 3-3 दिन में इजीली हो जाएंगे। और ये करना ही पड़ेगा यार, 3-3 दिन में अगर आप करोगे तब जाके 1.5 दिन में आपका एग्जाम से पहले हो पाएगा, वरना सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। तो 3 दिन में तो सेकंड रिवीजन आपको करना ही होगा और वो हो भी जाता है उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते। अब ये 3 into 6 करेंगे 18, 3 दिन का यहाँ बफर था, 2 दिन का यहाँ है, 20 में से बच गए। अब ये 5 दिन का क्या है, ये 5 दिन का बफर क्यों है, ये 5 दिन का बफर आपको यूज करना है क्योंकि वीक सब्जेक्ट है। देखो ऐसा नहीं है ना आपको एक बारी में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब अच्छे से आ जाएंगे। वीक सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ कुछ या पूरा सब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें टॉपिक होगा। जैसे मेरा तो कॉस्टिंग बहुत ही वीक था, तो मैंने कॉस्टिंग को दोबारा किया था, तो ये बफर टाइम मेरा वहां यूज हुआ जब मैंने अपना टाइम पे एग्जाम दिए थे। और इतना यूज हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम में कॉस्टिंग के एग्जाम में फेल हुआ था टेस्ट में, और मेरे एक्चुअल सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में 93 स्कोर किया था मैंने कॉस्टिंग में। हाँ 93, 93। तो यार ये बफर टाइम बहुत जरूरी है, और मैं ये कहूंगा प्लानिंग्स में अपनी बफर रखा करो। तो यहाँ पे आपको बस इतनी सी चीजें थी बतानी थी मेरे को भी। आप फिलहाल स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लासेस, ग्रुप 1 की बाय करिए और लग जाइए तैयारी में। मेरे ख्याल से 15 से सारे टीचर्स शुरू कर देंगे, किसी किसी की स्टार्ट हो भी चुकी होगी। तो गो चेकआउट एंड फॉलो माय पेज, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी और गाइडेंस चाहिए तो कमेंट कर दो या डीएम कर दो, जहां मर्जी वहां कांटेक्ट करो। मैं आपको हर जगह रिप्लाई करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बना के भी दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।